ऑल आइज ऑन राफा वाला चला था, जिस पे बोल रहे थे कि अब इसमें हिंदूज जो है पाकिस्तान में उनका क्या। सवाल वही है कि आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की तभी बात क्यों याद आती है जब यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा हो। So when there is an occupation, the people of the land will resist. So we cannot teach our resistors how to resist. What we can do is to stop the occupation from of the Israel. तो अब ये भी देख लीजिए, ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। Give back the land to Palestine. That's the only justice will prevail. From the river to the sea, it's Palestine. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर फ़लस्तीन और राफ़ा के सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली की बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट की कॉल दी है और यहाँ पर देखें आप प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, वो कैसे इन सारी चीज़ों को सोचते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम ताहिरुल इस्लाम है। ओके, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जैसे कि हमको पता है दुनिया 7-8-9 महीने से देख रही है कि फ़िलिस्तीन में किस तरह से जो है मासूम बच्चों को, औरतों को और सिविलियंस को मारा जा रहा है और 70 साल की जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के ख़िलाफ़ जो इज़राइली आउटसाइडर सेटलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ आए हैं एक आवाज़ बुलंद करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट को और इज़राइली गवर्नमेंट को, यूएस को, यूके को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि इस वॉर तो नहीं है, सॉरी, जेनोसाइड को, मैसेकर को रोका जाए और जो है पैलेस्टाइन्स के लिए एक डिग्निफाइड पीसफुल लाइफ के लिए जो ज़रूरी कदम है, जो प्रैग्मेटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो ये है कि फ़िलिस्तीन को सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए जिसका कैपिटल जेरूसलम होगा। लेकिन हमास तो हमेशा उनके ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा होता है। देखिए, इज़राइल तब से जुल्म सितम कर रहा है और तब से इनजस्टिस और इनह्यूमन क्राइम्स कर रहे हैं जब हमास का एग्जिस्टेंस नहीं था। आज हम जो इज़राइल की हिस्ट्री रही है और जो हमास की हिस्ट्री है वो हम कैसे मिस कर जाते हैं, मुझे ये समझ में आता है। हमास मेन डोमेन में था ही नहीं, हमास तो 20-25 साल से एग्जिस्टेंस में आया है, वरना ये तो 70 साल के हैं। लोग बोल रहे हैं कि 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आप लोगों की जो फ्रेटर्निटी की थी शिरीन अबू आकले, उनको कब मारा गया उसका डेट देखिए, 2021-22 में मारा गया है उनको। जो ये पूरा नैरेटिव है कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट मीडिया के द्वारा, ये नैरेटिव को तोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए, कि सारी गलतियाँ हमास के ऊपर ही किया जाए। देखिए, इतने दिनों से आप अगर देखें कितने बच्चों को 7 अक्टूबर से पहले, कितनी औरतों को, कितने वेस्ट बैंक में, खान यूनिस में, रफ़ा में, हाँ, रामल्ला में कितने लोगों को जो है उन्होंने इलीगली अरेस्ट किया है। जेरूसलम में किन लोगों को अरेस्ट किया है। हर रमज़ान में उन लोग जो है ये कर रहे हैं। ये तो 7 अक्टूबर से नहीं था, ये 7 अक्टूबर से पहले की बात है। हम अगर देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमास की हिस्ट्री से पहले है। तो नेचुरल है कि आप इतनों सालों से 70-75 सालों से अगर आप जुल्म कर रहे हैं किसी के ऊपर, 70-75 साल से अगर किसी के ऊपर मार रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि रेजिस्टेंस जो है उठ के आएगी ही। और अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि तो आप जो है ये फ़लस्तीनियों के लिए क्या सॉल्यूशन देखते हैं? हम पैलेस्टीन के लिए यही सॉल्यूशन देते हैं जो क्या कहते हैं आईडीएफ, जो इजरायली डिस्ट्रक्शन फोर्सेस हैं, वो लोग बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस, मगर वो डिफेंस नहीं है, जो प्रूव हो गया है डिस्ट्रक्शन फोर्सेस हैं। नहीं, इज़राइल तो वो है ना, हकाना इरगुन, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, हाँ। बाद में वो आईडीएफ बन गई। जी जी जी, ज़रूर, आप सही बोल रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उन लोगों को फ़िलिस्तीन की ज़मीन से हटाया जाए। जो क्या कहते हैं यूएस बैक्ड वेपन्स है, इंडियन के ड्रोन्स जा रहे हैं वहाँ पे, इनको वो जल्द अज जल्द बंद किया जाए। और जो नेतान्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ रही है उसको जल्द जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। नेतान्याहू जो खुद वॉर क्राइम का ये है उसको जो है जेल में बंद किया जाए। विन गवीर, अनफॉर्चुनेट, मैं शौक हूँ कि विन गवीर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इसराइल का, वो इतने प्रॉब्लमेटिक बयान दे रहे हैं, इतने ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ बयान दे रहा है, जो बोल रहा है कि हम अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे गजा स्ट्रिप में। उसके खिलाफ आईसीसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया है। मैं चाहूँगा और डिमांड करूँगा आईसीसी से जो उसके खिलाफ भी स्टे लिया जाए। और दूसरी बात है कि जो
पैलेस्टाइनियंस इज़राइल के प्रिजन्स में हैं उनको जल्द अज जल्द आज़ाद किया जाए। उन मासूम बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में जो टॉर्चर सहने पड़ रहे हैं उनको आज़ाद किया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए वो बहुत एक दुक्के हैं, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंडियन के हिस्ट्री अगर देखेंगे महात्मा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, तो ये हमेशा इंडिया का जो लॉन्ग लास्टिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया ऑलवेज विथ पैलेस्टाइन, और उनके जो इंडिया बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुका है पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो लोग प्रो गवर्नमेंट हैं, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। और हम लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट को और अकाउंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के जो रेटोरिकल बयान है, मोदी जी कहते हैं हम रमज़ान में वॉर रुकवा दिए, ये जो रेटोरिकल बयान है, हालांकि आप ड्रोन भेज रहे हैं, तो ये रेटोरिकल बयान बंद करें और उसके लिए जो है प्रैग्मेटिक स्टेप ले। इंडिया के पास जितनी भी डिप्लोमेसी पावर है उसको यूटिलाइज किया जाए एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए जल्द अज जल्द। हम यही डिमांड करते हैं। क्या नाम है आपका? Shireen. तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में क्यों आई है? नहीं, वो आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी. तो ये जो सारी चीजें हो रही है उसकी वजह आपको क्या लगती है? Injustice, Israel, which is an occupation, उनने safe haven बनाया पैलेस्टाइन में after the World War. And you know, interestingly enough, the US, the southern states offered them to be a Jew-only state, but America said no, because think about it, a Jew-only state, that sounds very sour to be around. So they gave their land, they gave the Palestinian land, it's not their land. And ever since then, it's been an occupation. 1967, the war ended, and they started illegal occupation in Gaza. And it was illegal according to the UN Charter, Geneva. So yeah, and it's just injustice. They live in an apartheid regime. So what's the solution you propose for all them, especially for Palestine? Restore the land. Okay. From the river to the sea, it's Palestine. You know, the solution is the same. Where did the South Africa? What happened to the South? What happened to South Africa when apartheid ended? The people went away, and those that wanted to live in peace, they stayed. Israel में भी protest हो रही हैं. They want a ceasefire. They want the land to be restored. The people that want to live in peace can stay on the land, and those that don't will go away. It's not your land. Thank you. क्या नाम है आप? Hi, I'm Yasin, studying in Ramjas College, Delhi Vishwavidyalaya. Where are you from? I'm from Kerala, Kochi. So why you are here? What is the purpose of coming here? So I had said that I am studying in Delhi University. So here is a protest gathering on the basis of giving solidarity with Palestine. So we are here to give solidarity with Palestine and against genocidal, against the genocidal things happen made by Israel, right? Okay. So what do you think? What is the basic reason? What is the exact problem? Why Israel is attacking all these things? All right. First of all, the land doesn't deserved by. Also, the land is not owned by the Israel. So the Israel is a colonial state. Israel doesn't exist. Okay. Palestine only exists. Okay. So their bad or bastard things are happening against Palestine. So at this glance, we would like to say that quit the genocide and also give back the land to the Palestine, right? What is the reason? What do you think? What is the reason behind all the global powers are silent? You know, when Israel committing genocide. So the global powers are silent because only that they are thinking that this is a religion cause. But I would like to say that this is not only a religious reason or a genocide, right? Genocide, but this is a reason on humanity and killing of babies, infants, and old age peoples, and also youth of a country. So right now, yesterday there was a news that every student, around 7.5 lakh students in Gaza have been gone to the educational institutions for 1 year. So I would like to uphold the voice of every youth in India and every people, every citizen of India against as the voice of India against Israel and USA. So what's the solution you propose for Israel and Palestine? Give back the land to Palestine. That's the only justice will prevail. If anyone stole my land, the justice which should be prevailed is that give back my land. That's only justice. क्या नाम है आपका? शांतनु.
शांति में। तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट में इस वजह से आए क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतिहास में तो हम लोग लगातार देख ही रहे हैं कि एक जो उसका पैलेस्टाइन के ऊपर इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है लगातार उनको एक धीरे धीरे नैरो जगहों पे समेटता जा रहा है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि एक हमले के मतलब उसके एक तरीके से क्या बोला जाए उसके बहाने में हम लोग देख रहे हैं कि जेनोसाइड किया जा रहा है। साफ साफ वर्ड को ना मिन्स करते हुए ये साफ साफ सीधा बात दिख रहा है कि जेनोसाइड साफ साफ नरसंहार हो रहा है, जहाँ पर ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना ही बूढ़े लोगों को बख्शा जा रहा है। सबको एक बराबर जो भी वहाँ पर अगर राफा में कोई भी चीज़ चलती मूवमेंट कर रही तो उसको ड्रोन स्ट्राइक करता है। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। रिफ्यूजी कैंप्स हो चाहे जो भी हो चाहे हॉस्पिटल हो, सबको एक तरीके से एक नज़र से देखा जा रहा है, सबको बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश हो रही उड़ाया जा रहा है। तो इंडिया का जो रोल है इन सारी चीज़ों में, स्पेशली जो इंडियन आईटी सेल काम कर रही है उसका, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है उसको आप इंडियन कैसे आईटी देखते सेल क्या बीजेपी का आईटी सेल काम करता है? बीजेपी का आईटी सेल क्या अभी आज जो इंडिया का स्टांस है उसको इंडिया का स्टांस ना बोल करके बीजेपी मोदी सरकार का स्टांस बोला जाए। इंडिया का स्टांस कभी इंपीरियलिज्म के साथ तो नहीं हो सकता। इंडिया का स्टांस इंडिया की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके खिलाफ तो नहीं हो सकता है। हमारे जो आज़ादी में लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका हमेशा से मानना था, उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी, वो मानते थे कि पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बट अब जो हम लोग देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार नई फासीवादी जो सरकार आई है, कई मुद्दों पे बात करके आई थी जैसे महंगाई बेरोजगारी, अब वो कहीं नहीं दिखाई पड़ते, अब वो अलग ही बात करती है। और इसका बीजेपी आईटी सेल भी अलग चीज़ें डिफेंड करता है। वो डिफेंड करता है जेनोसाइड को, वो डिफेंड करता है। अगर मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे थे कि जब ऑल आइज ऑन राफा वाला चला था तो उस पर बोल रहे थे कि अब इसमें हिंदूज जो है पाकिस्तान में उनका क्या। सवाल वही है कि आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की तभी बात क्यों याद आती जब यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा होता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं याद आता। ये वही हिंदू हैं, ये जो बीजेपी के नए बनाए 2014 के बाद से जो हिंदू निकले हैं ना, उनका सिंपल सा मतलब ये है अगर वो मुसलमान देखते हो तो उनको हिंदू होने का याद आता है, वरना उनको हिंदू धर्म कभी याद भी नहीं होता था। पाकिस्तान देख के पेट्रोटिज्म याद आता पाकिस्तान अगर ना होता, मान लीजिए मुसलमान ना होता तो आज हिंदू भी नहीं होते है। बीजेपी वाले जो नए बने हैं। तो ये जो राफा में सारी चीज़ें हो रही है उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे? आफा में जो सारी चीज़ें हो रही तो मेरे एक सोल्यूशन तो यही है कि एक सेकुलर स्टेट का निर्माण हो, पैलेस्टीनियन सेकुलर स्टेट हो। जो इजरायली स्टेट है वो टू द कोर फैसिस्ट है, मतलब उससे हम लोग एक तरीके से नेगोशिएशन में तो जाना ही पड़ता है। लड़ाई है, अगर सामने वाला जितना भी स्ट्रांग है उसके साथ एक सर्टेन नेगोशिएशन पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी अल्टीमेट डिमांड को स्थगित कर दें, और उसकी तरफ बढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि अगर उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं तो फिर हम पे अटैक करेगा क्योंकि उसका नेचर है वो अटैक करने का। तो इस वजह से एक जो सोल्यूशन हम लोग का यही है कि एक पहली तो सीज फायर हो, सीज फायर तो मिनिमम है, कितना तो हो, बॉम्ब बरसाना बंद किया जाए, बच्चों को मारना कम बंद किया जाए, नरसंहार बंद किया जाए। उसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म गोल है कि पैलेस्टीनियन स्टेट बने, एक सेकुलर स्टेट बने जहाँ पर यहूदी हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग एक बराबर मिलकर रह सकें। अच्छा, ये जो पूरी वर्ल्ड पावर्स हैं जो डिफरेंट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं, इनका जो रोल है इस पूरी चीज़ों में जो पिछले 6-7 महीने से चल रहा है वो बहुत मायूस कुन है, उसको आप कैसे देखते हैं? मायूस ये है कि देखिए अब किसी की इतनी दम नहीं है कि यूएसए के बहुत खिलाफ जा कर के वो कुछ कर पाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि सीज फायर कर दो, सारी दुनिया कह रही है कि पैलेस्टीन एक दर्जा देना चाहिए स्टेट का, और इसको जेनोसाइड मानना चाहिए इसको, और इसको रुकवाना चाहिए। बट यूएस एक अकेला ऐसा वीटो पावर जिसके पास ऐसा देश है जो कह देता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन यूएन का नहीं होना चाहिए, पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसराइल एक आउटपोस्ट है यूएस की मिडिल ईस्ट में, उसका इंटरेस्ट सर्व करता है। इस वजह अच्छा, से ये जो वीटो पावर है आपको नहीं लगता है कि ये खुद अपने आप में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक चीज़ है? बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। उस टाइम की जो जिस समय वीटो पावर आई थी उस टाइम की जो ज़रूरतें थी कि एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए कि इनका साइड है उनका साइड है तो उसको मेंटेन रहे उस तरीके से, है ना, क्योंकि तब एक सोवियत ब्लॉक भी हुआ करता था। आज तो वो नहीं है, आज यूएस एक अकेला हेजेमोनिक देश है। जब ऐसा नहीं है तो वीटो पावर होने का कुछ खास मतलब ही नहीं, तब भी नहीं था। एंटी डेमोक्रेटिक टू द कोर है तो हमेशा से रहा है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? शांतनु। क्या पढ़ते हैं आप? मैं सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ डीयू से, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में, फर्स्ट ईयर आइसा डीयू में हूँ। क्या नाम है भाई आपका? माजिन सादिक। माजिन। तो यहाँ आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आने की वजह? Hindi or English? Whatever you- Okay. I am here for standing for the humanity with the Palestine against Israel.
Especially, I think as an Indian, there are more things to be done than sharing and awareing people of the genocide. Because we have people who are supporting Israel with the arms. Adani groups are sending arms which are potentially be used against the kids. So, and when the people of India are supporting Israel, well, especially the right wings, making rallies for the Israel, it is our duty to get on the streets and to say we should stop sending the arms to a genocide group, and that's our duty to do. So that's why I'm here. But what about October 7? Why Hamas attacked Israel? So I'm saying is that nothing comes. It was a reaction. We cannot say everything started by October 7th. We know we have been here, and we know the history how Israel has been occupying the state of Palestine, and there has been right from the beginning of the state of Israel, there has been that is a complete occupation. So when there is an occupation, the people of the land will resist. So we cannot teach our resistors how to resist. What we can do is to stop the occupation from of the Israel. So it doesn't start from the October 7th. That is the narrative that the Israel is building, that everything started from the October 7th. It doesn't start. There has been massacres before. So it was a reaction to the massacres. So what do you think? Why the world powers are silent? Uh, All the world power, Germany, France, America, Britain, these are silent. And, they are actually allowing Israel to commit genocide. Yeah, that is the thing. That's what is the most concerning thing. The world powers are constantly supporting Israel. That they have the like hypocrisy at its peak when they are saying they are the peacemakers. They are the one who has been funding for this genocide. So that's a major issue. क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्वी है। तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में आई और क्या क्यों ऐसी क्या वजह थी जो आपको प्रोटेस्ट में आना पड़ा? वजह जो हम सभी देख ही रहे हैं कि कैसे किस तरीके से गाज़ा पे जो है, जो पैलेस्टाइन पे जो है एक संहार हो रहा है, पूरा मतलब लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ़िलिस्तीनी है, इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर मतलब रहते हैं और वो उनका ज़मीन है। और उसी ज़मीन पर जब इज़राइल आकर लाइक अपना मतलब ऑक्यूपेशन जो है वो कैरी ऑन करता है, और जो इजरायली आर्मी जो है वो जिस तरीके का जो ब्रूटलिज्म हम देख रहे हैं, एक तरीके से एक पूरा मतलब सोशल मीडिया पे पूरा एक तरीके से हम जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उसी को ही मतलब पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी में आते हुए और को डिमांड करते हुए कि ये जो जेनोसाइड है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये बात भी कही जा रही है ना कि इस वॉर को हमास ने स्टार्ट किया, हमास लगातार मिसाइल दागता है। ये जो वॉर है, सबसे पहली बात तो ये वॉर है ही नहीं, ये एक ऑक्यूपेशन है इज़राइल का, और जो वेस्टर्न जो सुपीरियर जो कंट्रीज़ है जो खुद को सुपीरियर मानती है उनका एक अरब नेशन पे। और ये जो हम देख रहे हैं कि वो हमास ने स्टार्ट नहीं किया था, ये हम देख रहे हैं कि 1949 से जब से बाल्फोर डिक्लेरेशन जब दे दिया गया था, ये तब से हो ही रहा है, तब से ऑपरेशन हो ही रहा है, तब से हम देख ही रहे हैं कि नगबा जो है वो 1949 में ख़त्म नहीं हो गया था, उसका इफ़ेक्ट और उसके जो मतलब जो रिज़ल्ट है वो हम आज भी देख पा रहे हैं। आज भी जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, जो चीज़ वो छोड़कर चले गए थे, वो अपने कल्चर को वापस से नहीं देख सकते हैं, वो अपने घर को वापस नहीं देख सकते, अपने घर वालों से वापस नहीं मिल सकते हैं। मैम, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बताइए कि इतनी सारी औरतें मार दी गई, इतने सारे बच्चे मार दिए गए, तो वो जो चिल्ड्रंस राइट्स की बात होती है, वुमेन्स राइट की बात होती है, उसका क्या? जो चिल्ड्रन राइट की बात होती है, जो वुमेन राइट की बात होती है, वो एक तो हम तो रख ही रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी लोग हैं जो एक सोशल जस्टिस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो इन बातों को आगे रख ही रहे हैं। पर अगर हम बात करें ऐसी देशों की, चाहे वो यूके हो गया, यूएस हो गया, क्योंकि ये अरब देशों की बात है, क्योंकि ये एक अरब इंसान की बात है, उसके राइट्स की बात है, तो मुझे लगता है कि कहीं पे वो जो है उनका इतना इंटरसेक्शनल नहीं है, उनका फेमिनिज्म या फिर उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो सिर्फ कुछ ही लोगों का बात करता है, वो पूरे लोगों का बात नहीं करता है, वो थर्ड वर्ल्ड का बात नहीं करता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड पावर का जो रोल है इस पूरी चीज़ों में, उसको आप कैसे देखते हैं? इस पे तो मैं अग्री करूँगी ही कि जो वर्ड पावर जो है उस तरीके से उससे मीडिया में पूरा नैरेटिव बदल दिया जा रहा है। हमास को रेजिस्टेंस ग्रुप की जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया जा रहा है, और इजराइल को ऑक्यूपेशन की जगह उसे बता दिया जा रहा है कि मतलब वो एक टेररिस्ट फ्री ड्राइव कर रहा है, उसकी मिलिट्री जो है वो लोगों को टेररिस्ट फ्री कर रही है। पर हम भी जान ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं हिस्ट्री को, जो लोग जान रहे हैं, जो लोग रहे हैं इस मूवमेंट से जुड़े हुए, जान रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जो वर्ड प्ले करके लोगों को भटकाया जा रहा है और लोगों को एक ऐसा नैरेटिव दे दिया जा रहा है जिससे उन्हें लग रहा है कि रफ़ा में जो हुआ वो एक प्रोपोगेंडा है,
वो एक जेनोसाइड नहीं है, वो एक मास मर्डरिंग नहीं है, बल्कि वो एक प्रोपेगेंडा है। आप खुद बताइए, किसी बच्चे को मार देना, किसी सोते हुए इंसान को मार देना, किसी रिफ्यूज कैंप में जाके आर्मलेस लोगों के ऊपर मिसाइल से हमला करना। अच्छा, चूंकि आप बहुत क्लैरिटी से बात करिए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये इंडियंस हैं या सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं? आई थिंक ये वही फेशियस लोग हैं जो बीजेपी को एज आइडियल देखते हैं, जो नरेंद्र मोदी को एज भगवान देखते हैं, भगवान का अवतार देखते हैं, ना कि एक इंसान देखते हैं। हम यही देखेंगे, आप जितना भी देख लीजिए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट किया था जिसमें ऑल आइज ऑन रफा किया था, तो उसी के ही जवाब में ऑल आइज ऑन हिंदूज। तो फिर ये ऑल आइज ऑन हिंदू तभी क्यों, जब हम बात कर रहे हैं एक माइनॉरिटी की, जब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, जब हम बात कर रहे हैं जेनोसाइड की, तो ये आइज तब क्यों नहीं थी जब ये हुआ था? ये ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित पूरे साल क्यों नहीं होती है? जब हम दूसरे माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तब क्यों उनका विश्वास जो है वो हिंदू से डगमगा जाता है? तभी क्यों हिंदू खतरे में आ जाता है? हिंदू जो कि एक ऐसी मेजॉरिटी में है पूरे देश में, वो कैसे खतरे में आ सकता है? नहीं, और अच्छा, वो क्यों इसमें बात सिर्फ हिंदूज़ की ही हो रही है खतरे में आने की? क्यों नहीं ऑल आइज ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया? क्यों नहीं ऑल आइज ऑन एसटीज, ओबीसीज, एनएससीज इन इंडिया? वाई जस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी? ये हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है वो बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, और किस तरीके से इलेक्शंस जो आ रहे हैं, जो मुद्दा जो है वो भटकाने का है, और किस तरीके से एक हम देखेंगे कि ये एक ब्लेटेंट इस्लामोफोबिक चीज़ें जो बोल दी जाती है लोगों को बताने के लिए कि इज़राइल जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत सही काम कर रहा है, और जबकि इज़राइल हम देख ही रहे हैं कि क्या कर रहा है। अच्छा, ये जो ऑल आइज ऑन हिंदू की बात होती है, क्या ये हिंदुओं के लिए भी ऑनेस्ट है? क्योंकि जब प्रज्वल रवन्ना का केस हुआ तो किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। बृजभूषण का जब मामला हुआ तो किसी ने भी वो जो लड़कियां थी उनको सपोर्ट नहीं किया, तो वो भी हिंदू थी। प्रज्वल रवन्ना ने जिनके साथ बुरा किया वो भी हिंदू थी, तो उनके लिए तो नहीं बोलते हैं। तो क्या ये हिंदुओं के लिए भी ऑनेस्ट है? आई थिंक ये जो ऑल आइज ऑन हिंदूज़ है वो सिलेक्टिव हिंदूज़ पे है, वो अपर कास्ट हिंदूज़ पे है, वो उन हिंदूज़ पे है जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, वो उन हिंदूज़ पे है जो कि बीजेपी नॉन स्टेट में रह रहा है, उन हिंदूज़ के लिए नहीं है जो बीजेपी स्टेट में रह रहा है। अगर वो बीजेपी स्टेट का हिंदू होता जिसे मार दिया जाता, या फिर उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता, या फिर उसकी जो औरतें हैं उनके साथ रेप किया जाता, या फिर उन्हें मार दिया जाता, तो फिर हिंदू खतरे में नहीं होता। बट अगर यही सेम चीज़ अगर हम देखें कि हो रही होती बंगाल में हो रही होगी या फिर केरला में हो रही होती, तो फिर हिंदू खतरे में होता। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही साइकोलॉजिकली खेला जा रहा है आम जनता के साथ, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम तभी खतरे में हो जब हम तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी हो रही है, बहुत ज़ुल्म हो रहा है। गाज़ा में भी ज़ुल्म हो रहा है। तो वर्ल्ड पावर का जो इतना बुरा रोल है इन सारी चीज़ों में, तो आप आगे क्या देखते हैं? वो सारी फ़ासिस्ट ताकतें या वो सारे लोग जो ज़ुल्म करते हैं वो, और जो मज़लूम है उनका क्या रोल होगा? उनका रिलेशन क्या होगा? अ, ये हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक फेशिस्ट वेव जो आया है पूरी दुनिया में, चाहे वो इटली हो या फिर वो इंडिया ही क्यों ना हो, कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टीज़ जो पावर में है वो वही राइट विंग और पार्टीज़ है जो कि ये देख रही है कि कैसे माइनॉरिटीज़ है उनको सप्रेस किया जाए, कि कैसे सिर्फ एक मेजॉरिटी को पावर में ला दिया जाए। और हम देखेंगे कि वर्ल्ड का जो रिएक्शन रहा है, अगर हम कंपेयर करें गाज़ा और इज़राइल के इस कन्फ्लिक्ट को यूक्रेन और रशिया के वॉर से, तो फिर हम देखेंगे कि जो रिएक्शन जो यूके का था, जो यूएस का था, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का था ऐसी वॉर पे, जो कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं था, ये एक इकोनॉमिक वॉर था, ये एक नियो कॉलोनियल वॉर था, और इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं था बट बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इस वॉर के पीछे थे। बट फिर भी क्यों पूरे के पूरे कंट्री का सिर्फ एक ही कंट्री पे सैंक्शन हुआ, कि सिर्फ एक ही कंट्री को जो है पूरे कटघरे में खड़ा कर दिया गया? क्या यूक्रेन का इसमें कोई रोल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही कि दोनों सही थे या फिर सिर्फ एक सही था या फिर दूसरा गलत था, दोनों ही गलत थे इसमें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ लॉस्ट एट बोथ द साइड्स इज रॉन्ग एंड वी डू कंडेम दैट। बट व्हाट इज हैपनिंग इज इन गाजा इज a war on oppressed, a person who has already been oppressed for 75 years or more than that, and still you are oppressing that person more and more, you are killing that person, and also an armless person. And when resistant groups like Hamas, they come and they show their resistance, you label them as terrorist organization. But we also know who real terrorists are. People are beginning to understand, the next coming generations are understanding. You'll see it across the world in universities like Harvard or JNU or Cornell University. People are understanding it, and people are now able to understand where to stand and whom to stand with, and rather than to believe what people are telling you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। केशव भाई, तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आने जी की जी, वजह? आने की वजह ये थी कि वैसे अभी हाल में ही 26 मई को रफ़ा में इज़राइल द्वारा अटैक किया गया, और ये चीज़ कोई पहली बार तो नहीं है, लगातार पिछले लंबे समय से, और थोड़ा और पहले जैसे 1948 से ये चीज़ चल रही है।
और इस बार जो रफ़ा जिसको सबसे सेफ़ और सिक्योर प्लेस माना जाता था और जिस पे यूएन ने भी ये कहा था कि यहाँ पे इज़राइल अटैक रिफ्यूजी नहीं कैंप करेगा, होगा। ये कैंप होगा और यहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी इज़राइल ने हमेशा की तरह तमाम संयुक्त राष्ट्र के तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे वो कर दिया और ये सब कुछ अमेरिका की शय पर हुआ। इसके बिना वो कर नहीं सकता था। तो हमारा मसला यही है कि आज जब दुनिया भर में जो साम्राज्यवादी हुकूमत है और उनके जो जूनियर पार्टनर जैसे भारत जैसे देश हैं, जो पूरी तरीके से एकमुश्त होके इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हर देश की जनता आज उसके बरक्स एक दूसरा हमारे पास फिगर हमारे पास दूसरा एक तस्वीर हमारे सामने है। वो क्या कि दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, जर्मनी में, वो सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हम छात्रों को, भारत के छात्रों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि फ़िलिस्तीनी जनता जो लड़ रही है उनका समर्थन किया जाए? तो अब ये भी देख लीजिए, ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने ये तय किया कि यहाँ पर आके हम प्रदर्शन करें। लेकिन ये भी तो बात कही जाती है कि हमास लगातार अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है। हमास ने पहली बात तो 7 अक्टूबर को अटैक किया और अगर हमास का अटैक को आप ये देखें तो मुझे लगता है कि इसको अटैक कहना सही नहीं है, इसको सेल्फ डिफेंस कहना सही है। क्योंकि अगर आप इसको अटैक कहते हैं तो फिर तो भारतीय जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट था, उसमें भी जो लोग लड़ रहे थे उनको भी अटैक कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन है, उस पे इज़राइल ने हमला किया, इज़राइल आके उसमें बसा है, तो ज़ाहिरा तौर पे लोग प्रतिरोध करेंगे और ये उनका अधिकार है। कोई आपकी ज़मीन पे आकर कब्ज़ा जमाएगा, कल को भारत पे कोई अटैक होता है, तो भारत के लोगों पे अटैक होता है, तो क्या हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? तो जैसे भारत की मुक्ति संघर्ष में, नेशनल लिबरेशन में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाया था और ब्रिटिश हुकूमत को अपनी चुनौती दी थी, वैसे ही वहाँ की जनता खड़ी है। ज़ाहिरा तौर पे हमास का हम विचारधारात्मक तौर पे समर्थन नहीं करते हैं। मुस्लिम फंड ब्रदरहुड का जो वो नारा देते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो मुक्ति संघर्ष है, उसको हम समर्थन करते हैं। तो अंदर जैसे बात हो रही थी तो पुलिस वालों ने बार-बार कह करके हमें बाहर भेज दिया है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि जब हमास लगातार अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है, तो वहाँ पे भी जो इज़राइल के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं, वो भी तो डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, सवाल इस चीज़ का नहीं है। फिर तो जनरल डायर के ऊपर उसको जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग उसने नरसंहार किया, फिर उधम सिंह ने उसको जाके मारा। हत्यारे के खिलाफ या फिर जब इज़राइल पूरी तरीके से नरसंहार कर रहा है, उसमें अगर इसको इस उदाहरण से समझते हैं, कल को हमारे देश पे कोई अटैक होता है, कोई भी अटैक होता है, उसके बरक्स अगर हम लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं, हथियारबंद तरीके से अटैक होता है, तो ज़ाहिर तौर पे उसका जवाब हथियारबंद तरीके से दिया जाएगा। तो ऐसे में कई लोग मरेंगे, ज़ाहिर तौर पे इसका चीज़ें होंगी। लेकिन पहली चीज़ तो जिसको जिस रूप में पेश किया जा रहा है कि बच्चों को और ही मारा जा रहा है, उसमें फैक्चुअल एरर्स हैं बहुत सारे। दूसरा कि क्यों ना अटैक करें? क्या ये ज़मीन किसकी है? वो लंबे समय से वहाँ पे कौन रह रहा था? फ़िलिस्तीनी रह रहे थे। वहाँ पे कौन आया? इज़राइली उपनिवेशी आए, जो कॉलोनीज़ बनाया उन्होंने, सेटलर कॉलोनीज़ बनाया और बाकायदा बंदूक के नोक पे उनको 1948 से उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो हम क्यों ना ये एक्सपेक्ट करें, हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी जनता चुपचाप वो वो जो खुली जेल उस गाज़ा को बना दिया गया है, उसमें वो सह लेगी? वो तो अब प्रतिरोध करेगी और उसका प्रतिरोध का समर्थन करना जायज़ है। ये हमास का अटैक नहीं है, वो एक सेल्फ डिफेंस है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था और वो होना, उसका पूरी तरीके से समर्थन किया जा सकता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो इज़राइल फ़िलिस्तीन पे कर रहा था, ये उसका जवाब था। और इस जवाब का, इसमें कोई भी इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, या फिर कोई किसी को डिफेंसिव मोड में इसमें नहीं जाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी लोग मरे, वहाँ भी लोग मरे। सवाल ये है ही नहीं। अच्छा, तो वर्ल्ड पावर इज़राइल को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, इतने खतरनाक जेनोसाइड में? ज़ाहिर देखिए, ये बात तो पूरा एक इम्पीरियलिस्ट जो फोर्सेस हैं, फ़िलिस्तीन अपने आप में एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पे जो एक क्या कहें कि वर्ल्ड नेक्सस पे एक ऐसा कंजंक्चर बन गया जहाँ पे आके सारी साम्राज्यवादी ताकतें, क्योंकि ऐसा बनता रहता है एक इम्पीरियलिस्ट वर्ल्ड में, ये चीज़ें होंगी कि ऐसी कोई ना कोई जगह होंगी जहाँ जो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है जहाँ पे इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस उसके लिए लड़ सकें। तो इस रूप में एक तो जो वहाँ पे ऑयल और ये सारी चीज़ें, इसकी ये भी वजह है, पर इसके साथ साथ एक मिडिल ईस्ट में जो साम्राज्यवादी ताकतों का जो कितना ज़्यादा हेजिमनी हो, उसको भी ये इंश्योर करता है। ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं?
देखिए, पहली चीज़ तो पहली मांग ही यही है कि फ़िलिस्तीन के अंदर से जो ज़ायनवादी इज़राइल की सेना है वो वापस की जाए, और फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है। फ़िलिस्तीन के लोग तय करें कि वहाँ पे रहना है, वहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि जो औपनिवेशिक ताकत आके बसी है ये उनकी ज़मीन नहीं है। तो पहली मांग यही है कि पूरी फ़िलिस्तीन से जो ज़ायनवादी जो सत्ता है उसको बेदखल किया जाए और फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का हो। ये एक लॉन्ग टर्म डिमांड है। इमीडिएट तौर पे जो जहाँ फ़िलिस्तीन में सेना है, जो ज़ायनवादी सेना है वो बाहर निकले। दूसरी चीज़, भारत जो भी भारत के कूटनीतिक संबंध हैं, चाहे वो इज़राइल के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ, जो भी इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको तुरंत भारत ख़त्म करे। तीसरी चीज़, हमारा ये टास्क बनता है कि हम लोग गली मोहल्ले और भारत के जो आम नागरिक है, भारत के जो मेहनतकश और छात्र आबादी है, उन तक इस मसले को लेकर के जाएँ। जितने पुरज़ोर तरीके के साथ हम भारत के मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है कि दुनिया के पैमाने पर कहीं भी बर्बरता हो रही है, उस पे हमें आम जनता को उनको बताना चाहिए कि उनको पक्ष लेना होगा। तो ये 3 चीज़ है जो हमें करने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? आकृति। आपने ये जो फ्लैग हाथ में लिया हुआ है, क्या मतलब है आपका? ये पैलेस्टीन की जो जनता है उनका जो मुक्ति संघर्ष चल रहा है अभी वहाँ पे इतने, और ये कोई 7 अक्टूबर की घटना ही नहीं है, सालों से उसका अगर इतिहास देखेंगे तो। और ये वही फ्लैग है जो कई सालों तक तो वहाँ लोगों को फहराने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हीं के देश में उन्हीं का झंडा उन्हें फैलाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वही सिंबल है उनके फ्रीडम का, उनके स्ट्रगल का। और ये मानना कि हमारा खुद का जैसा हमारे देश का इतिहास रहा है, जहाँ हम खुद अपने देश में उस स्ट्रगल और उस फ्रीडम के लिए जो इतने जुझारू तौर पर हमारे लोग लड़े, तो ऐसे में ही किसी और देश में वही चीज़ होते हुए हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप राफ़ा में और गाज़ा में वो मासूम बच्चों को तड़पते हुए मरते देखते हैं, औरतों को देखते हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? मतलब ये तो काफ़ी इडियोटिक ही सोच है कि कैसा महसूस करते हैं। मतलब कैसा ही किसी को महसूस हो सकता है वो देखकर उन बच्चों की जो उनकी जो स्थिति है वो एक पिक्चर थी जहाँ बच्चे सड़क पे पेंटिंग कर रहे हैं और बात पर कान में हाथ रख रहे हैं क्योंकि बम गिर रहा है। वो कैसे सिचुएशन में पहले तो उनको रहने की ऐसे मतलब कोई भी किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के कोई भी किस्म के बच्चे, ये जो वो राफा में और जो गाज़ा में जो बच्चे महसूस कर रहे हैं वो मतलब होना ही नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ की तो आप कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकते कि बच्चे मतलब आप लीगली, अभी वो जो बात भी आई थी कि चिल्ड्रन आर लीगली किल्ड, लीगली कौन सा, मतलब बच्चे कैसे आप लीगली मार सकते हैं। और इसमें ये सोचना कि आप अपने आप में ही कि वो किसी और देश से हैं, किसी और धर्म से हैं, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये कौन लोग हैं जो इंडिया से बड़ी तादाद में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? ये उसी मानसिकता से आने वाले लोग होते हैं जो हर चीज़ को 2 डिब्बों में गड्ढमड कर देते हैं कि मुसलमान है या हिंदू है या किसी एक धर्म की बात है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो मुक्ति संघर्ष है वो किसी धर्म की मुक्ति संघर्ष, वो एक धर्म के, एक प्रजाति के, एक जाति के लोग नहीं हैं। वो फ़लस्तीन एक देश है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी धर्म से आते हैं। ये कॉज ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ये किसी रिलीजन, किसी धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों पे जो लोग जानबूझकर लोगों को जाति धर्म में बांटकर असली मुद्दों से भटकाते हैं, ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं कि लोग सही मुद्दों पे खड़े हों, सही चीज़ को बोलें। मैम, आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन और जो ग्लोबल पावर्स है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या वो गाज़ा में पूरी तरह से फेल हो गई हैं? एकदम एब्सोल्युटली वो फेलियर है वो, मतलब। और यही अपने आप में यही बताता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या है हमें, वो क्यों है, और उनका अगर वो ज़रूरत भी है तो वो क्या कर रहे हैं। अगर आज कर रहे हैं तो वो अपने कन्वेंशंस में, अपने जगहों पर बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, और यहाँ गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स पे, मतलब एक आपको खोजना है, आपको जो दुश्मन खोजना है वो आप हॉस्पिटल्स में खोजेंगे, जहाँ ऑलरेडी यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, तो हॉस्पिटल बचा ही नहीं। अब कोई हॉस्पिटल ही नहीं बचा। सड़कों पे बच्चे इस तरह से, मतलब ये आज तो समझने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशंस, ये जो ग्लोबल अपने आप को इंस्टीट्यूशंस कहती है, अंदर से खोखली हैं और इनका सिर्फ अपने आप में बस एक ही रास्ता, इनको यही अपनी मुनाफे का और ये
एक तरह से इनकी सच्चाई भी बताता है। अच्छा मैम, चूंकि आप बहुत अवेयरनेस के साथ बहुत क्लैरिटी से अपनी बात रख रही हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सर्किल में, कॉलेज में, आपके दोस्तों में इन इश्यूज़ के ऊपर कितनी अवेयरनेस है? क्या उन्हें पता है कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं? मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अगर आज हम देखेंगे बाकी देशों के कंपैरिजन में, यहाँ जंतर मंतर पे अगर आज मतलब कुछ सालों पहले पर ही देख लीजिए, जंतर मंतर एक ग्लोरियस वक्त से गुजरता था, यहाँ मैसिव प्रोटेस्ट होते थे। और अगर ऑक्सफोर्ड देख लीजिए, हार्वर्ड देख लीजिए, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं आईवी लीग के, वहाँ इतने मैसिव प्रोटेस्ट हैं, लोग बाहर टेंट लगा के खड़े हैं। उसके बरक्स हमारे देश में ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम किस समाज में भी और किस वक्त में जी रहे हैं। वो जो एक फासिस्ट सरकार जो बैठी हुई है, वो अपने प्रोपागेंडा को इस तरह से उन्होंने जड़ों से घुसा दिया है, लोगों के अंदर इतनी नफरत फैला दी है कि आज लोगों को फ़लस्तीन के, गाज़ा के मरते बच्चे नहीं दिख रहे, उनको हिंदू मुसलमान दिख रहा है। आज अगर हम पोस्टर्स लगा रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, ऑल आइज ऑन राफा, तो वो पोस्टर्स लगाएंगे ऑल आइज ऑन पीओके। अच्छा, तो ये जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो चाहते हैं कि जुल्म ना हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आप डटे रहिए, आप डटे रहिए उस देश के कोने में जहाँ आप डटे हुए हैं, और हम भी यहाँ जितने जितने मतलब जुझारू तौर पे डट सकते हैं, रह सकते हैं, उतने ही तौर पे हम डटे रहें। और हम सब मिलकर, चाहे किसी भी देश के कोने में हो, किसी भी नस्ल से आते हो, कुछ भी, किसी भी जाति धर्म से आते हो, इंसाफ पसंद लोग हमेशा इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? करण नाम है मेरा। तो आप यहाँ क्यों आए? हम तो यही है, फिलिस्तीन के समर्थन में हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। उसके हम लोग मानते हैं कि आज पूरा जो यूएस इम्पीरियलिज्म है, आज पूरा गाज़ा पट्टी को, फिलिस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग जायनवाद, फासीवाद और यूएस इम्पीरियलिज्म के खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने। क्या लगता है ये वॉर, ये जो वन साइडेड जेनोसाइड चल रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये कैसे रुकेगा? ये देखिए, ये रुकेगा ऐसे कि जनता की सामूहिक शक्ति के ऊपर है ना। जैसे आज उनका एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हमास भी जो संगठन है, बेशक देखिए, जनता के सामने विकल्प ना होने, मतलब क्या होता है कि जनता के सामने कम विकल्प है, या फिर जो भी जनता के सामने विकल्प होता है, जनता उसके साथ लड़ती है। हमास एक तौर से इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, ये बात सच्चाई है, लेकिन मतलब जनता की सही मायने में मुक्ति के लिए रास्ता हमास को नहीं पता है। वहाँ पर एक सही मायने में एक पार्टी जो सही मायने में मजदूरों और मेहनत कशों की पार्टी है, वो कुछ कर सकती है। आज तो वहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है ना, और हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं नज़र आता कि इसको रोकने का, मतलब एक तो इंटरनेशनली जो प्रेशर हम लोग डाल सकते हैं कि मतलब देश के, भारत के ऊपर, हम भारत के अंदर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे ओवरऑल जो प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन एक वहाँ पर कोई क्रांतिकारी पार्टी उस तौर पे नहीं है। तो अभी तो कोई रास्ता मुझे भी नहीं नज़र आता उसकी आज़ादी का, लेकिन फिर भी जनता तो संघर्ष करती है, लड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज अहमद तो है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे भी ये था कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है पैलेस्टाइन का, उस टाइप से मैं भी शामिल करता था, क्योंकि मैं भी अफेक्टेड फील करता हूँ इन अंदर से, क्योंकि मुझे तो भी, आप हिंदुस्तान में हैं, फ़लस्तीन इतना दूर है, आप क्यों अफेक्टेड फील करते हैं? क्योंकि यार उन लोग भी तो इंसान है, वैसे है, हम लोग भी इंसान है, तो इंसान होने के नाते आप दर्द महसूस करते हाँ हैं? दर्द महसूस तो करते हैं। क्योंकि देखो, कश्मीर में भी जुल्म ये सब जगह भी हो रहा है, तो उधर भी वो भी इंसान है। और ये सब जो होता है ऑपरेशन चल रहा है, ये तो पहले भी चलता था। इंडिया का तो पता होगा, शुरू में जब इंडिया बना था, उस टाइम जब आज़ादी मिली थी, तो इंडिया पैलेस्टाइन के लिए बहुत स्ट्रांग होता था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे इसराइल के करीब हो गया है। तो हम लोग ऐसे थे जो हमेशा जो ऑपरेसर के अगेंस्ट खिलाफ खड़े रहते थे। जब ये भी हुआ था, अफ्रीका का अपार्थाइड था, तो उसके अगेंस्ट इंडिया सबसे पहले खड़ा हुआ था, वेस्टर्न कंट्री सब बाद में खड़ा हुआ था। तो इस मुद्दे पे भी इंडिया को खड़े होना चाहिए। वैसे ही हम लोग जो 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करते हैं, वो भी आज भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जंग कैसे ख़त्म होगी? ये जंग तब ख़त्म होगी ये जब इसराइल अपना जो वेपन है ये सब को सरेंडर करे, वैसे करे। क्योंकि ये लोग वेपन से टेररिस्ट को नहीं मार रहे, देख रहे होंगे सिविलियंस को मार रहे। कोई आपको लगता है सेंस सिविलियंस उसमें होंगे, हॉस्पिटल, आई मीन टेररिस्ट होंगे हॉस्पिटल या स्कूल में रहते हैं, नहीं छुपे रहेंगे। तो इन लोग को जैसे बैटलफील्ड ये सब में करना चाहिए, क्योंकि यूएन का रूल भी है कि आप सिविलियन कोई भी टारगेट नहीं कर सकते अनआर्म्ड को। वो बाय मिस्टेक मर गए ठीक है, मगर अब वो कोलैटरल डैमेज हो गया। हमारा पर्पसफुली अटैक कर रहे हैं। जैसे अभी इतना हल्ला क्यों हो रहा है, राफा का ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि उन लोग ने बेरहमी से एक टेंट पे मार दिया जिस पे कितने 80-90 सिविलियन सब थे उसमें थे, और लोग को इसलिए इतना आउटरेज हो गया क्योंकि लोग ने फ़ोटो सब देखा, बेचारे जो बेबी सब थे उन लोग का पूरा गर्दन कटा हुआ था, ऐसा था, उन लोग को बुरा लगा। तो इसलिए आज देखेंगे अभी ट्रेंड सोशल मीडिया पे आइज़ ऑन रफ़ा का ट्रेंड चल रहा है, जो 48 मिलियन टाइम पोस्ट अच्छा, हुआ है। आप जहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उनमें इन इश्यूज़ को लेके कितनी अवेयरनेस है? बहुत कम है। उन लोग को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि उन लोग अनफॉर्चुनेटली ब्रेन वॉश हो गए थ्रू मास मीडिया के थ्रू। उन लोग प्रोपेगेंडा ही को अभी मानते हैं, तो उन लोग को थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है। उन लोग मोस्टली अभी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उन लोग समझते हैं कि इसराइल सही कर रहा है, रिवेंज ले रहा है, या हमास जो अटैक किया था। और मेरे हिसाब से हमास टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप था जो फाइट कर रहा अगेंस्ट इसराइल के कॉलोनियलिज्म 75 ईयर्स से। यही रीज़न था, क्योंकि वो बिना वजह कोई अटैक कोई नहीं करेगा, कोई रीज़न था, अंडरलाइंग कॉज था, इसलिए अटैक किया, जो इसराइल को समझना चाहिए। और ये सब सिविलियंस को मार के कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यही सिविलियंस बाद में एंगर ग्रीवेंस में वो लोग भी टेररिस्ट बन जाएंगे। उन लोग भी चाहेंगे बड़े होकर बस रिवेंज ही लेना, क्योंकि उन लोग से आपने एडल्टहुड छीन लिया, चाइल्डहुड छीन लिया, वो लोग ट्रॉमा में चले गए। तो यहाँ पर आए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका मकसद यहाँ आने का क्या है, वो पूरे इशू को कैसे देखते हैं और समझते हैं, उसको जानने की कोशिश की, उन लोगों ने क्या सॉल्यूशन प्रपोज़ किया है, उसको समझा। थैंक यू।